हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल राउजा क्लासेस पर। बच्चों, आजकल हमारी सीरीज चल रही सीरीज फॉर अकाउंटिंग रेशियोज। इसकी मैं 11 वीडियोस अपलोड कर चुका हूं और आज वीडियो नंबर 12 अपलोड करूंगा। इस वीडियो नंबर 12 के साथ मेरी पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी और अकाउंटिंग फॉर रेशियोज आप आराम से समझ सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है जिसमें सेग्रीगेटेड वीडियोस एक ऑर्डर वाइज लगा दी गई हैं और आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप उसे यूज करें, कंसेप्ट को समझें। अगर आपको कोई भी डाउट है या सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बहुत जल्दी आपके साथ दोबारा जुड़ने की कोशिश करूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम के थ्रू। चलिए, आज मैं आपको बताऊंगा वीडियो नंबर 12। बच्चों, वीडियो नंबर 12 में हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्वेंसी रेशियो, जो कि हमारी लास्ट रेशियो है कैटेगरी। मैंने इसमें आपको 3 रेशियोज पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी। कौन कौन सी? मैंने आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो सारी खत्म कराई, आपको लिक्विडिटी रेशियो सारी खत्म कराई, आपको टर्नओवर और एक्टिविटी रेशियोज भी सारी खत्म करा दी। सॉल्वेंसी रेशियो में मैंने अभी तक आपको 3 रेशियोज पढ़ाई हैं जो वीडियो नंबर 10 और वीडियो नंबर 11 में रिकॉर्डेड है। कौन सी? वीडियो नंबर 10 में आपकी डेट इक्विटी रेशियो है और वीडियो नंबर 11 में आपकी प्रोप्राइटरी रेशियो और टोटल असेट टू डेट रेशियो। आज सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर हम 4th रेशियो कवर करेंगे जिसका नाम है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। बच्चों, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है क्योंकि ये हमें बताती है कि हम डेट लेने के लिए, क्योंकि जब हम डेट लेते हैं, जब हम किसी से लोन लेते हैं, हमारा बिजनेस जब किसी से लोन लेता है तो उसको उसके बदले में साथ में प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी पे ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि एन इंटरेस्ट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, विच मींस चाहे फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो चाहे लॉस हो रहा हो, इंटरेस्ट आपको देना ही देना है। तो ये नेम इटसेल्फ सजेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, यानी कि हम जो एक डेट पे, जो कि एक लोन है, ठीक है जी, उसके पे जब एक ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है जो कि इंटरेस्ट बोलते हैं, क्या उसको हम पे ऑफ करने की स्थिति में हैं या नहीं है और कितने टाइम स्थिति में है। क्योंकि देखो, प्रॉफिट से ही आपका ब्याज कवर होना है। अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा प्रोपोर्शन में नहीं है ब्याज के कंपैरिजन में तो आपको डेट यूज करना खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि अगर आप डेट यूज करते हो और आप इंटरेस्ट नहीं पे कर पाते हो तो उसके लिए फिर आपको लोन लेना पड़ेगा, फिर जिसके ऊपर और इंटरेस्ट होगा, तो आपका फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है, आपका डेट ट्रैप होने का रिस्क बढ़ता है, आपका इंसॉल्वेंसी होने का रिस्क बढ़ता है। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। ऑल्दो इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस भी हैं जो इसको एक एब्सोल्यूट मेजर नहीं बनाती हैं, वो मैं आपको इसकी एनालिसिस में सिखाऊंगा कंप्यूटेशन के बाद। चलिए, तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, अगेन जब भी हम रेशियो सीखते आ रहे हैं तो हमारे 2 तरीके हैं, पहला कंप्यूटेशन, दूसरा एनालिसिस। इसका एनालिसिस अच्छा है, ध्यान से समझेगा, आपको बहुत यूजफुल होगा। पहले इसका कंप्यूटेशन समझ लेते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के फॉर्मूले को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होगा? जो हमारा लॉन्ग टर्म लोन पे आता है बच्चों, डेट पे आता है, बोरिंग्स पे आता है, वो इंटरेस्ट। और प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब यानी कि सारे खर्चे प्रॉफिट के होने के बाद, बस इंटरेस्ट नहीं माइनस किया हुआ, टैक्स नहीं माइनस किया हुआ, उस प्रॉफिट्स को हमने यहाँ पे इंटरेस्ट को देखना कि कितने टाइम्स। अगेन ये रेशियो किस में कैलकुलेट होगी? कितने टाइम्स। आप लॉजिक समझिए बच्चों, जितना न्यूमरेटर बड़ा होगा जितना इंटरेस्ट छोटा होगा, यानी जितना डिनोमिनेटर छोटा होगा और प्रॉफिट मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा, तो उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है, बिजनेस के लिए फायदा है। क्योंकि देखो जी, इसको लॉजिक समझो कि मान लो ये 1 लाख है, ये 5 लाख है, यानी आपके पास प्रॉफिट इतना ज्यादा है कि आप अपने इंटरेस्ट को आराम से पे ऑफ कर सकते हो। तो ये जितनी रेशियो बड़ी होगी उतना बेहतर है। खैर, इसकी पहले कंप्यूटेशन पे आ जाते हैं। अगेन न्यूमरेटर में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, पर एग्जाम्स में जल्दी क्या होता है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, तो उसके लिए हमें ये निकालना पड़ता है। और ये तो आप सीधा निकाल सकते हो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स या डेट या डिबेंचर, कोई भी चीज आपको गिवन होगी, बैंक लोन, उसके आगे आपको एक परसेंटेज गिवन होगी जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेगी। आप उससे बकायदा इंटरेस्ट निकाल लो कि भैया हाँ जी, इतने लोन पे, इतनी बोरिंग पे मेरा क्या ब्याज बनता है। तो इसकी कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको कराने की कोशिश करता हूँ। बच्चों, इसमें कंफ्यूजन क्या होती है? इसमें जनरली कंफ्यूजन 2 ही होती हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है हमारे को क्वेश्चन पेपर में, ठीक है जी। अब जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन होता है, इसको आफ्टर टैक्स गिवन होता है, तो हमारा एक नुकसान क्या होता है, बच्चों को समझ नहीं आता कि बिफोर टैक्स कैसे जाना है। अब कई बच्चे टैक्स ही गलत कैलकुलेट करके, जब हम आफ्टर टैक्स पे जाते हैं, बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स आना आसान है,
बट जब आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स जाते हैं तो बच्चे टैक्स की कैलकुलेशन में हमेशा गलती करते हैं। तो यहाँ पे ये चेक पॉइंट है, मैं आपको इसको एक बार सॉल्व करके बताता हूँ तो आपको इजी लगेगा। क्या है बच्चों, जैसे आप मान लो आपको क्वेश्चन पेपर में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, या वैसे लॉजिकली पहले सीखें तो आपने एक P&L अकाउंट बनाया। अगेन मैंने आपको बार बार बोला है, दिस इज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, घूम फिर के ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, या कंपनीज एक्ट है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी हमारी स्टेटमेंट ऑफ P&L है और स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट है वो दोनों को यूज करना है इसको समझने के लिए, इनकी डेरिवेशन समझने के लिए। मान लो P&L अकाउंट से आपको एक नेट प्रॉफिट गिवन है, ठीक है जी, जिसमें अभी तक हमने इंटरेस्ट नहीं दे रखा, टैक्स नहीं दे रखा और उसके बाद डिविडेंड तो बात की बात है। तो हमारे को क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। बच्चों मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को ढंग से समझना चाहते हो तो वीडियो नंबर 6 जो कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये वाली वीडियो है, ये जरूर देखिएगा। आप वीडियो नंबर 12 को अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए वीडियो नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, आप इसको देखना। अगर आप वैसे तो सीरीज में पूरी वीडियो की अगर आप देखते हो मेरी प्लेलिस्ट पे जाके सीरियल वाइज सारी वीडियोस, तो आपको रेशियोस में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 100% है। फिर भी कोई आएगी तो सजेशन अपना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बट अगर वीडियो नंबर 12 समझनी है तो वीडियो नंबर 6 पे जरूर गौर कीजिएगा। खैर, नेट प्रॉफिट बिफोर, क्योंकि इसमें मैंने बहुत अच्छी, इसके फॉर्मूले में मैंने सारी कैलकुलेशन डिराइव करके बता रखी है। आज मैं ओवरव्यू दूंगा, अगर डेरिवेशन समझनी है तो सी वीडियो नंबर 6। चलिए, तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास है। इसमें से हम पहले क्या लेस करते हैं बच्चों, पहले हम इंटरेस्ट लेस करते हैं, सबको पता है, ये मैं अपनी वीडियो नंबर 6 में बता चुका हूं, देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा क्या आता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है जी, और उसमें से टैक्स लेस करते हैं। फिर आता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। अब पेपर में हमारे को ये चाहिए, एग्जाम में इस कैलकुलेशन को, इस पर्टिकुलर रेशियो को निकालने के लिए हमें ऊपर चाहिए EBIT, अर्निंग या प्रॉफिट। बच्चों यहाँ प्रॉफिट बोलूं या फिर मैं अर्निंग बोलूं, बात एक ही है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वन एंड द सेम थिंग। तो EBIT और PBIT, ठीक है जी, अपॉन में इंटरेस्ट। अब यहां हमें बिफोर चाहिए पर पेपर में आफ्टर है, तो हमें क्या करना है, हमें उल्टा जाना पड़ेगा। अब जब उल्टा जाना है तो यहाँ पे मान लो हमारे को गिवन है आपका, जैसे स्टार्टिंग से समझते हैं, मान लो ये अगर 1,10,000 है, हम इसको एक बार सीरियल ऑर्डर में समझते हैं सीधे से और फिर हम रिवर्स करेंगे। मान लो 1,10,000 गिवन है, ठीक है जी, यानी नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, जिसे हम EBIT भी बोलते हैं, ये आपको 1,10,000 गिवन है, ठीक है जी। और आपने कोई 10 लाख का लोन ले रखा है, 10 लाख का आपका डेट है, ठीक है जी, वो भी 10%, ठीक है जी। तो आपका इंटरेस्ट कितना बनता है यहाँ पे, क्लियरली 10 लाख का 10% जो कि 1 लाख बनता है, ठीक है। एक काम करो, उसको 1 लाख का लोन कर लो, क्योंकि कैलकुलेशन मैंने उस हिसाब से ले रखी है, ठीक है जी। तो 1 लाख का 1 लाख का डेट कर लो और 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, तो ये आपका 10,000 रुपीज जो होगा वो इंटरेस्ट आ जाएगा, सिंपल। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट देंगे जो कि आपका कितना बनेगा, 10,000। तो यहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स कितना हो जाएगा, 1 लाख। मान लो आपका टैक्स ब्रैकेट कितना है, 30% है, तो इस 1 लाख पे 30% यानी 30,000 आपका टैक्स चला जाएगा और कितना रह जाएगा, 70,000। अब पेपर में क्या गिवन होगा बच्चों, ये 70,000 गिवन होगा और हमें ऊपर जाना होगा। यहाँ बच्चे बहुत गलती करते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, और ये मैंने अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाली वीडियो में भी बहुत अच्छे से कराया था, तो जरूर देख लीजिएगा इसको, ठीक है। अब मैं इसको फिर भी बता देता हूँ कि कैसे कराएं ताकि आपकी पूरी हेल्प हो जाए। अगर पेपर में मान लो हमारे को बच्चों ये सीधा ये गिवन है और हमें उल्टा जाना है, ठीक है जी, तो अब क्या करेंगे, बच्चे क्या करते हैं जनरली, इसका 30% निकाल के यहां लेस करना होता है, तो ये आता है, आई रिपीट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सॉरी, अर्निंग और प्रॉफिट बिफोर टैक्स
पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं और माइनस करके फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये गिवन है, तो उल्टा चल रहे तो क्या होगा, टैक्स ऐड होगा तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यानी कि इसको अगर हम देखें, अर्निंग ऑब्लिक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग ऑब्लिक प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स, क्योंकि हमें उल्टा जाना है। आई रिपीट, हमें यहां पहुंचना है। यहां से हमने दोनों चीजें माइनस की तो ये आया था, अब यहां से उल्टा चल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो दोनों माइनस वाली आइटम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। बट इसकी कैलकुलेशन पे हमें लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, इसी का 30% निकाल देते हैं, जो कि सबसे बड़ी बेवकूफी होती है पूरे क्वेश्चन में। इसका 30% मत निकालना बच्चों, नहीं तो हमेशा गलती होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, 70,000, ठीक है जी। अब डिवाइड बाय 70 इंटू 100, ये क्या चीज है, ध्यान से समझना। मान लो अगर ये 100 रुपए की अर्निंग थी, 30 रुपए का टैक्स लगा, 30%, 30 रुपए का 30% टैक्स है तो 30 रुपए का हो गया, तो ये 70 हुई। तो बेसिकली ये 70,000 इज नथिंग बट 70%। तो मैंने यूनिटरी मेथड लगाया कि 70% पे कितनी अर्निंग है, 70,000, तो 1% पे कितनी हो जाएगी, 70,000 डिवाइड बाय 70, ऑब्वियसली इंटू 100 अगर कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 100% पे ही आ जाएगा, और जो आपका क्या बनेगा, 1 लाख। ठीक है जी, ये आपका क्या बनेगा, 1 लाख, और इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 30,000। आप देख सकते हैं बच्चों, यहां से 70 से मैंने ये 1 लाख निकाली सीधा, और इन दोनों का डिफरेंस 30% ले लिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में बच्चों। जब बच्चा यहां से यहां जाता है तो बच्चा गलती से इसी का 30% करता है। नहीं, अगर टैक्स रेट 40% है तो हम डिवाइड बाय 60 करेंगे, अगर टैक्स रेट 50% है तो हम डिवाइड बाय 50 करेंगे, अगर टैक्स रेट 20% है तो डिवाइड बाय 80 करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर 100% अर्निंग ये है, जितने परसेंट टैक्स लगा उसके बाद जो रिमेनिंग रहेगा ये उतने परसेंट ही तो है। और यूनिटरी मेथड लगा के आप फिर क्या करो, 100% निकाल लो, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो टैक्स हो जाएगा। तो इसका अगर आप 30% करोगे तो 27,000 बनेगा, तो 21,000 बनेगा। जबकि और हम लॉजिक क्या कहता है कि आफ्टर से बिफोर जा रहे हो तो इसमें टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो आप उस पर कैसे टैक्स कैलकुलेट कर लोगे। तो इसलिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इस अमाउंट से ये अमाउंट निकाल लेना, इनका डिफरेंस ले लेना और ऐड बैक करेंगे। तो यहाँ पे EBIT या PBIT क्या होने वाला है बच्चों, अर्निंग और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स और प्लस इंटरेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं। अब यहां तक आ गए, इंटरेस्ट हमें कितना गिवन था, 10,000, ये में से माइनस करते थे, अब ऐड करेंगे 10,000, तो ये कितना आ जाएगा, 1,10,000। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम देखा जाए तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या इसको काम करते हैं, मैं रेस करके साफ आपको लिख के देता हूं कि क्या है सिनारियो पूरा। यानी वीडियो नंबर 12 के अंदर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये सीखना है कि आपको बिफोर टैक्स और आफ्टर टैक्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है। हमें बिफोर टैक्स से आफ्टर टैक्स जाना आसान लगता है, बट आफ्टर टैक्स से बिफोर टैक्स में हमेशा टैक्स की कैलकुलेशन गलत करते हैं बच्चे, तो इसको अवॉइड करना। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। ओके जी। और अगर हमें अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, इसमें से टैक्स ऐड करेंगे, इसमें प्लस इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। याद रखिएगा, अगर ये निकालना है और हमें आफ्टर गिवन है तो दोनों आइटम्स ऐड होंगी, तभी आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैलकुलेट हो पाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों, जो बच्चे इस पे गलती करते हैं। ठीक है जी। और दूसरा, अब इसका डिनोमिनेटर वो निकालना सबसे आसान है। क्यों? क्योंकि आपको सिंपल बोरिंग, सपोज करो जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था हमारा डेट कितना है, 1 लाख रुपीस। आपको सिंपल गिवन होगा, किस किस फॉर्म में, बोरिंग्स, बैंक लोन, डिबेंचर, किसी भी नाम पे आपको गिवन हो सकती है, और आपको एक रेट ऑफ इंटरेस्ट की परसेंटेज गिवन होगी। सिंपल, मैंने आपको यहाँ पे 10% बोला था, तो 10% ऑफ 1 लाख, 1 2 3 4 5, तो ये आपका 10,000 आ जाएगा।
और ये आपके पास सीधा सीधा कैलकुलेट हो जाएगा। इन दिस वे आपके पास ये दोनों आ जाएगी और यहाँ पे इसकी कंप्यूटेशन खत्म हो जाती है। इसे हम बोलते हैं अर्निंग इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कि कितने टाइम्स, और हाँ और एक और चीज कि ये हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होती है। तो यहाँ पे हमारी बच्चों इसकी कंप्यूटेशन खत्म होती है। अब हम शुरू करते हैं इसका पार्ट एनालिसिस वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एनालिसिस में क्या है बच्चों कि ये रेशो परफेक्ट रेशो नहीं है, एब्सोल्यूट मेजर नहीं है। सॉल्वेंसी रेशो के लिए अगर आप सोचो कि ये बिल्कुल परफेक्ट रेशो है कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितना डेट यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सिर्फ इस रेशो को दिमाग में रख के चले तो हमारा डिसीजन बिल्कुल गलत भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अब इसके एनालिसिस से हम पूरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है जी? एक तो ये टाइम्स में कैलकुलेट होते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। यहां हम लिखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट। ठीक है जी। मान लो ये 5 लाख है, ठीक है जी, 1 2 3 4 5, और इंटरेस्ट हमारा 1 लाख है एग्जाम्पल। तो ये कितना हो गया? 5 टाइम्स, यानी हमारे पास 5 गुना प्रॉफिट पड़ा है। यानी 1 रुपए के इंटरेस्ट मीट करने के लिए 5 रुपए का प्रॉफिट पड़ा है। यानी भाई साहब हम डेट को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरेस्ट पे ऑफ करने की कैपेसिटी बहुत है। पर हायर द रेशो, बेसिकली हायर द रेशो गुड फॉर द बिजनेस, बट ये परफेक्ट रेशो नहीं है, एब्सोल्यूट रेशो नहीं है। क्यों? एक जरूरी नहीं है बच्चों कि हमारा प्रॉफिट बड़ा हो तो हमारा कैश फ्लो भी बड़ा हो सकता है हमने क्रेडिट में सेल्स बहुत ज्यादा कर रखी हो, जिसकी वजह से ये तो बहुत ज्यादा आएगा और डेटर हमारा कैश ना दे रहा हो, तो कैश तो है ही नहीं, और कैश इंटरेस्ट हमें हमेशा कैश की फॉर्म में पे करना है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ी एक गलती हो सकती है कि इसको देख के अगर हम इससे कंपेयर कर लें, ये प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इंटरेस्ट कैश की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है और प्रॉफिट ऐसी चीज है जो हो सकता है कैश में अवेलेबल ही ना हो, सिर्फ बुक्स में ही हो। तो उस केस में फर्म के लिए ये रेशो खतरनाक हो सकती है, सिर्फ अगर इस पे डिपेंड हो सके। इसलिए इससे बेटर रेशो क्या होती है? डेट सर्विस कवरेज रेशो। ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसमें क्या होता है, ना ही इसकी सारी लिमिटेशंस को कवर किया जाता है, ना ही सिर्फ इंटरेस्ट को कवर करेंगे इसके अंदर, डेट सर्विस कवरेज रेशो इंटरेस्ट भी कवर करेंगे, डिविडेंड भी कवर करेंगे और रीपेमेंट ऑफ लोन भी रिकवर करेंगे, इंक्लूड करेंगे। यानी कि हम क्या क्या कवर करेंगे? डेट सर्विस कवरेज रेशो में डेट, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या देना है, इंटरेस्ट भी देना है, डिविडेंड भी देना है, प्रिंसिपल अमाउंट भी रीपे करना है, तो इसमें सब कुछ कवर हो रहा है। यहाँ पे तो सिर्फ इंटरेस्ट पे करते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशो में सिर्फ क्या कवर हो रहा है? इंटरेस्ट। पर आप लॉजिकली बताइए, जब आप लोन लेते हैं तो आप सिर्फ इंटरेस्ट तो नहीं पे करते, प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करते हो, वो इसमें कवर ही नहीं हो रहा। तो इसलिए ये रेशो वैसे इंपॉर्टेंट है बट कंप्लीट नहीं है। अगर आप इसको यूज करना चाहोगे तो वो डेट सर्विस कवरेज रेशो में ही कवर होगी, पर आपके 12th के कोर्स में ये बुक में गिवन नहीं है, तो मैं अभी नहीं बता रहा हूं। अगर आपको प्रॉपर नॉलेज के लिए फिर भी इस रेशो के लिए सेपरेट सेशन चाहिए होगा तो मैं एक वीडियो जरूर अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं इसकी नेक्स्ट रेशो, जिसका नाम है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो। ये इसकी आखिरी रेशो है सॉल्वेंसी रेशो की, जो आपके कोर्स में कवर की गई है। और आई होप आपको ये सीरीज पसंद आई होगी। मेरी मीनवाइल रिक्वेस्ट हमेशा रहेगी कि अगर आपको कोई भी सजेशन देनी है या कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो करते हैं इस रेशो की आखिरी, इस सीरीज की आखिरी रेशो, जिसे हम बोलते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। बच्चों नाम से ही आपको समझ आ गई होगी कि ये रेशो क्या है। डेट ऊपर आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड नीचे आएगा। अगेन 2 तरीकों से समझना है, कंप्यूटेशन और एनालिसिस। अब डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड का क्या फंडा है, इसलिए मैंने आपको बोला था इस रेशो को समझने के लिए वीडियो नंबर 6 बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने बड़े अच्छे से डिराइव करके बताया। अभी मैं सारे फॉर्मूले तो बता दूंगा, डेरिवेशन के लिए जरूर वीडियो नंबर 6 को देखिएगा। और डेट, ये मैंने डेट इक्विटी रेशो में बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया वीडियो नंबर 10 में। तो फॉर्मूले जरूर मैं अभी लिख के दूंगा, आपको समझा के दूंगा, एनालिसिस भी बताऊंगा। बट अगर आपको प्रॉपर डेरिवेशन समझनी है तो इनकी पहली वीडियोस, जो कि वीडियो नंबर 6 और वीडियो नंबर 10, ये दोनों वीडियो नंबर जरूर देखिएगा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए
अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं डेट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो क्या फंडा है, ये तो इसकी हो गई फॉर्मूला, ठीक है जी, ये हो गया डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब डेट यहाँ पे क्या हो गया, अगेन नॉन करंट लाइबिलिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, प्लस आपकी आ गई लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होती है, जो 1 साल से ज्यादा में पे ऑफ करनी होती है। लॉन्ग टर्म बोरिंग का क्या मतलब है, लॉन्ग टर्म प्रोविजन का क्या मतलब है, इस डेट में मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं। प्लीज इसके लिए वीडियो नंबर 10 को देख लीजिएगा। यहाँ पे बस इतना याद रखना, डेट माने जो भी लाइबिलिटी हमें 1 साल से ज्यादा के ऊपर में पे करनी है, जो बिजनेस की ऑब्लिगेशन है कि 1 साल के बाद हमारे को पे ऑफ करनी है, जिसे लॉन्ग टर्म बोरिंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन वही जो लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है, पक्का है पर उसका अमाउंट नहीं मालूम, तो हम एडवांस में कुछ एक प्रेडिक्शन एक एस्टिमेट लगाते हैं, उस एस्टिमेशन को हम लॉन्ग टर्म प्रोविजन बोलते हैं। फिर भी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ये देख लीजिएगा। अब आज ये कैपिटल एम्प्लॉयड, बच्चों इसको समझना वेरी 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 इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अगर आप अकाउंटिंग फील्ड में जाना चाहते हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को जितनी बार समझ लो ना उतना कम है। इसकी 2 अप्रोचेज होती हैं, ये तो आपको सबको पता ही है, एक असेट साइड अप्रोच से भी निकलती है और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच से निकलती है, ठीक है ना। अप्रोच तो 2 ही है, बट वीडियो नंबर, इसके लिए आपकी वीडियो नंबर 6 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें जो डेरिवेशन है वो बहुत प्रॉपर है। फिर भी मैं कैपिटल एम्प्लॉयड एक बार थोड़ी सी दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं, ताकि हम ये सीरीज अच्छे नोट पे खत्म करें। चलिए, तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सॉर्ट ऑफ छोटी सी एक बैलेंस शीट दिमाग में रखने के लिए, समझने के लिए, ड्राइव करने के लिए एक बैलेंस शीट दिमाग में रख लेते हैं, ठीक है जी। ये असेट साइड है। ऑल तो बच्चों कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बैलेंस शीट कभी ऐसे नहीं बनती है, बट सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट के लिए, ना कि आप इसको सोचो कि मैंने ये कंपनी की बैलेंस शीट ऐसे बना दी, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट के लिए। तो ये असेट हो गई, ये लायबिलिटी हो गई। अब यहाँ पे असेट कौन कौन से होते हैं, नॉन करंट असेट्स, जिसमें फिक्स असेट, जिसमें आपके टेंजिबल असेट, टेंजिबल फिक्स असेट, इनटेंजिबल फिक्स असेट, ठीक है जी। अब मैं आपको पहले असेट साइड अप्रोच से समझा रहा हूं। इनटेंजिबल फिक्स असेट, याद रखना बच्चों, गुडविल नहीं लेनी है। अगर हम असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, आई रिपीट, असेट साइड से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, तो कभी भी आपको गुडविल नहीं लेनी है, पहले बोल रहा हूं। इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट के अंदर गुडविल नहीं लेनी है आपको यहाँ पे, ठीक है जी। फिर आपका क्या होता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये भी तब हम ऐड करेंगे जब हमारे पास ये सारी क्या होंगी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगी। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती है बच्चों, वो इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस करता है किसी दूसरे बिजनेस में अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन के लिए ये तभी ऐड होंगी जब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट होगी। अगर ये नॉन ट्रेड है तो ऐड नहीं होगी, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स को हम क्या मान के चलेंगे, ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा अपने नोट्स बुक में कि भैया क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। गुडविल नहीं लेनी, इन्वेस्टमेंट तब लेनी है जब आपकी क्या हो, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद करंट एसेट आ जाते हैं, और करंट एसेट के लिए मैंने आपको बता रखा है शॉर्ट फॉर्म CIT CSO। मैंने तो भैया अपना निमोनिक बना लिया था, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। आप अपना बना लीजिएगा। इसमें क्या था, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ये सारे करंट एसेट्स की आपको लिक्विडिटी रेशियो में, ठीक है जी, जो आपकी वीडियो नंबर 2 है उसमें मैंने सारा डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा। और यहाँ पे आगे आपकी करंट लायबिलिटी, जिसे मैंने स्टॉक्स के नाम से बोला हुआ है, ठीक है जी। ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस एंड शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ये सारी हमारी क्या हो जाएगी, आपकी करंट लायबिलिटी हो जाएगी। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हमारी करंट लायबिलिटी हो गई। इन सब का टोटल कर दोगे तो टोटल एसेट हो जाएगा बच्चों। इन सब का टोटल करोगे तो टोटल एसेट हो जाएगा। और इसमें से, और टोटल एसेट किसके इक्वल होता है, टोटल लायबिलिटी। अब टोटल लायबिलिटी में से अगर हम करंट लायबिलिटी निकाल दें तो हमारा क्या बनता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। और वो किसके इक्वल होता है बच्चों, ओनर्स फंड, जिसे हम शेयर होल्डर फंड बोलते हैं, प्लस बोरोड फंड जो हम मांगते हैं
थर्ड पार्टी से, जिसे हम डेट भी बोलते हैं। यानी कि ये हो गया इक्विटी, ये हो गया डेट, इन दोनों को मिला के हमारी क्या बनती है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इसको प्लीज पहले लिख लें कि कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको आप लिख लें प्रॉपर ताकि आपको कन्वीनियंस रहे कि कैपिटल एम्प्लॉयड हमेशा किसके इक्वल होगा, इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस ओनर बोरोड फंड, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, डेट। आई रिपीट, क्या बोलते हैं, डेट। तो ये एक तरीका है, क्या, टोटल असेट में से करंट लायबिलिटी माइनस कर दो तो आपका ये कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। इसे बोलते हैं असेट साइड अप्रोच। इसमें ये दो चीजें नहीं लेनी। तो क्या फॉर्मूला बना कैपिटल एम्प्लॉयड का, नॉन करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है जी, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये कब लेंगे, जब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होगी, प्लस करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, और ये हमारा क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। बहुत बार मैं पूरी रेशियोज में इसको यूज कर चुका हूं। ये क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल, और मिला के आपकी क्या बन गई, कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू असेट साइड अप्रोच। अब दूसरी अप्रोच कौन सी है बच्चों, हमारी लायबिलिटी साइड अप्रोच, और वो भी मैं आपको सिखा देता हूं, ठीक है जी। ये हमारी असेट साइड होगी। अब लायबिलिटी साइड में क्या है बच्चों, जरा ध्यान रखना कि हमने सीधा वही चीज उठानी है कैपिटल एम्प्लॉयड में जो शेयर होल्डर फंड और बोर्ड फंड को बनेगी। अब उसके लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, लिखिए फटाफट। अब यहां पे क्या है बच्चों, लायबिलिटी साइड के हिसाब से शेयर होल्डर फंड प्लस डेट। तो ये हमारा शेयर होल्डर फंड क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। याद रखना बच्चों, रिजर्व एंड सरप्लस में अगर P&L का डेबिट बैलेंस गिवन है यानी कि लॉस गिवन है तो वो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा। अगर P&L का क्रेडिट बैलेंस गिवन है यानी कि प्रॉफिट बैलेंस गिवन है तो वो ऐड हो जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, और इसमें अगर P&L का डेबिट बैलेंस होगा तो ये आइटम यहां माइनस हो जाएगी प्लस होने की बजाय, ठीक है जी। फिर इसको नोट कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे हमने कोई भी चीज असेट साइड की नहीं देखी, करंट लायबिलिटी नहीं देखी, ये हो गया हमारा ओनर्स फंड। इसके बाद क्या आता है, डेट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बोरोड फंड, और ये हमारी क्या होगी, एक तरह की नॉन करंट लायबिलिटी, जिसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, नॉन करंट लायबिलिटी के लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपकी नॉन करंट, यानी ये होगी ओनर्स फंड और ये दो हो गया बोरोड फंड जो कि डेट। और कैपिटल एम्प्लॉयड किसका फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस बोरोड फंड, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दो तो आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर हम शॉर्ट में देखें और एक बार फॉर्मूले पूरे लिख दें कि कैपिटल एम्प्लॉयड दो साइड से कैसे निकलती है, तो आपका ये वाला रेशियो भी समाप्त हो जाएगा। फिर भी इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए और तो वीडियो नंबर 6 को जरूर देखिएगा। वैसे फाइनली कैपिटल एम्प्लॉयड के दो साइड्स होते हैं, एक असेट साइड अप्रोच और एक लायबिलिटी साइड अप्रोच, ठीक है जी। तो असेट साइड अप्रोच से क्या निकालते हैं, नॉन करंट असेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल, ठीक है जी, प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट विच तभी लेंगे जब ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होंगी, प्लस नेट वर्किंग कैपिटल जो कि हमारा करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी होगा। और अगर हम लायबिलिटी साइड से निकालेंगे तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें P&L का अगर डेबिट बैलेंस होगा तो माइनस कर देंगे क्योंकि वो लॉस है। ये हो गया हमारा ओनर्स फंड, और दूसरा हमारा डेट क्या होगा, नॉन करंट लायबिलिटी जो कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन को डिनोट करती है। इन शॉर्ट अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी निकलती है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है जी, ये ओनर फंड हो गया, प्लस आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स,
जिसमें डिबेंचर भी आ गया सब कुछ, प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है जी। ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगी इसमें से 3 चीजें माइनस कर देना, जो भी इसका समेशन आएगा उसमें से 3 चीजें हमेशा डिडक्ट कर देना। क्या क्या? गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है मैं अभी डिटेल में बताऊंगा आपको, पर ये अभी लेस कर देना। तो आई होप आपको पूरा अच्छे से कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला डिटेल में समझ आ गया होगा। ये है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला। अगर हम इस रेशो को ओवरऑल कंसिडर करें तो क्या बैठेगी बच्चों इस रेशो को? अब दोनों फॉर्मूले आपको क्लियरली समझ आ गए। बस अब आप इसको क्या करोगे, पुट कर दोगे और अपना आंसर निकाल दोगे और आपकी यहाँ पे कंप्यूटेशन समाप्त हो जाएगी। क्या है जी? डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका डेट हो गया, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया और आपकी कंप्यूटेशन खत्म। चलिए बच्चों, अब इसका एनालिसिस समझते हैं। इसका एनालिसिस समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि पहले कैसे कैलकुलेट होती है। ये प्योर रेशो की तरह कैलकुलेट होती है। बच्चों प्योर रेशो क्या होता है? जैसे 2:1, 3:1 इस फॉर्म में कैलकुलेट होती है। एक्चुअली इस रेशो बताती क्या है कि भैया डेट का कितना कंपोनेंट है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में। आप यानी कि मान के चलो, मान लो आपकी 1 रुपए की कैपिटल है और यहाँ 30 पैसा आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 1 रुपए की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में 30 पैसा डेट का यानी बोरोड फंड है। तो जितना ये हाई रेशो होगी उतना जो जिन्होंने हमें लोन दे रखा है लेंडर्स को टेंशन होगी भाई कि इस बिजनेस में सारा कैपिटल एम्प्लॉयड बाहर से मांगा हुआ है, ओनर्स ने खुद अपना पैसा नहीं लगा रखा है। तो जितनी ये हाई रेशो होगी उतना उनको सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। किसको? लेंडर्स को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, उतना वो डरेंगे। क्योंकि अगर 1 रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड में 70 पैसा मांगा हुआ है तो इसका मतलब तो भैया बिजनेस में ओनर इंटरेस्टेड ही नहीं है, कम पैसा लगा हुआ है, सारा पैसा तो वो खुद मांग रहे हैं बाहर वालों से। यानी कि इस रेशो में हमें ये ध्यान रखना है, ये बेसिकली जो हमें लोन देते हैं लेंडर्स वो इस रेशो को बहुत यूज करते हैं कि इस 1 रुपए की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड में जो बिजनेस ने पैसा मांग रखा है, ले रखा है थर्ड पार्टी से, वो कितना है। और जितना ये ज्यादा होता जाएगा, देखो जी 30, 40, 0.40, 0.50, 0.60, यानी 1 रुपए के हिसाब से जितना ये डेट वाला प्रोपोर्शन बढ़ता जाएगा उतना सामने वाले थर्ड पार्टी को डर बढ़ता रहेगा, क्योंकि उनके पास सिक्योरिटी कम होती जाएगी क्योंकि ओनर का पैसा बहुत कम लगा हुआ है। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड के एनालिसिस को। आई होप आपको मेरी सारी सीरीज बहुत पसंद आई होगी। आई नो मेरी हैंडराइटिंग का बहुत बड़ा इशू है, मैं बहुत ज्यादा कोशिश करूंगा कि मैं जो अगली सीरीज लाऊं उसको बेटर वर्जन में लेके आऊं, राइटिंग को भी इंप्रूव करूं और आपको बेहतर से बेहतर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करूं। इसी नोट के साथ बहुत जल्दी आपके साथ मिलूंगा नई सीरीज के साथ। जय हिंद, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।